Hello again. So in this lecture, we will again continue 10th class economics NCERT book Understanding Economic Development, and this lecture we will cover chapter 4 of this book, which is globalization and the Indian economy. So three chapter of this book has been already covered. अगर आपने उसको जाकर के नहीं देखा है then you can go and watch. खैर बिगिन करते हैं इसको. फर्स्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मार्केट. ग्लोबलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे कि ओवर द डिकेड्स कैसे इंडिया का जो मार्केट है ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म का जो 1991 में हुआ था, ग्लोबलाइजेशन जब से आया है, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ है. द चैप्टर इज सेइंग दैट इन रिसेंट ईयर द इंडियन मार्केट हैज़ अंडरगॉन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफरिंग कंज्यूमर अ वाइड वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स. सो जो रिसेंट डिकेड्स हैं, खास करके 1991 के बाद इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी मैसिवली ट्रांसफॉर्म हुआ है. और यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन आई तो कंज्यूमर को जो है एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ग्लोबल ब्रांड्स जो है वो देखने को मिला और वो इससे बेनिफिट होते रहे. हिस्टोरिकली जो है ओनली द एम्बेसडर एंड फिएट कार वर सीन ऑन इंडियन रोड्स, बट टुडे इंडियन हैव एक्सेस टू ऑलमोस्ट एवरी टॉप ग्लोबल ऑटोमोबाइल ब्रांड. अर्लियर जब एलपीजी रिफॉर्म नहीं आया था, जब इंडियन मार्केट काफ़ी प्रोटेक्टिव था, तो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास नहीं थे. कुछ आपको उस समय, जैसे कार्स की बात की जा रही है, तो कार्स आपको इंडियन रोड पे सिर्फ कुछ ही ब्रांड्स के दिखते थे. जैसे फिएट आपको देखने को मिलता था, एम्बेसडर जो कार होती थी वो देखने को आपको मिलता था. आज अब क्या है उल्टा, कि आपको एवरी ग्लोबल ब्रांड्स जो है वो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी. चाहे वो फरारी हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, सुजुकी, इवन मारुति सुजुकी, चलो फिर भी चलो ठीक है, बट बाकी जो ब्रांड्स हैं, फोर्ड्स हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएगी, इंक्लूडिंग इंडियन ब्रांड्स. So this explosion of brand is visible across many products, including shirts, televisions, fruit, even की fruit juice, processed fruit juice. ये जो आपका जो एक्सप्लोजन हुआ ब्रांड आने का इंडिया में, वो अक्रॉस एवरी सेक्टर हुआ, अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट हुआ लगभग. चाहे वो शर्ट्स हो, टेलीविज़न हो, या फिर इवन की प्रोसेस फ्रूट जूस की बात कर रहा है ये चैप्टर. किसी भी आप सेक्टर में उठा लो, इन एवरी सेक्टर यू विल सी द टन्स ऑफ ब्रांड्स, एवरी सेक्टर. This rapid transformation is result of process of globalization, जिसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे ज़्यादातर. which has changed how goods are produced and consumed basically. इसने इस पूरे प्रोसेस को चेंज कर दिया, इस पूरे प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर दिया, जिस तरह से आपका गुड्स जो है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम हो रहा है. और पहले जो होता था उसके बीच में, पहले हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब एक तरह से डिओपॉली थी या कुछ और, बहुत फ्यू कंपनीज होती थी. आज जो है वो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल जो बदल चुका है, मार्केट बिल्कुल बदल चुकी है, ये सारी मार्केट बिहेवियर बदल चुका है, कंज्यूमर बिहेवियर बदल चुका है, सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी है. सो नाउ सी प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. इसमें देखो ये चैप्टर बोल रहा है कि अंटिल मिड 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली लिमिटेड टू विद इन नेशनल बाउंड्रीज एंड ट्रेड वॉज द प्राइमरी लिंक बिटवीन कंट्रीज. यानी कि पहले जो था इंडिया में भी आप देखो कि 1950s के पहले, स्पेशली कॉलोनियल एरा में, जब हम बेसिकली फ्री नहीं थे, इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे, तो इंडिया क्या था कि हम जो प्रोड्यूस करते थे, जो भी वो इवन कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, वो लार्जली लिमिटेड था किसमें, नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे. बाहर से बहुत ज़्यादा जो है वो आपका जो इंडियन कंपनी बाहर नहीं जाती थी, बाहर की कंपनी इंडिया में नहीं आती थी. ये सारी चीज़ें हो रही थी प्रोडक्शन के लेवल पे. जो प्राइमरी लिंक था, कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, जिससे वो क्या था, आपका सिर्फ ट्रेड था. ट्रेड के थ्रू ही कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट कर पाती थी पहले, बिफोर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है. लेकिन इसमें ट्रेड में भी देखो, इंडिया में भी ये आपको चीज़ें पहले देखने को मिलती थी कि इंडिया एक्सपोर्टर था किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर था आपका फिनिश गुड्स का. तो कंट्री एक दूसरे से जो ट्रेड करती थी, चाहे इंपोर्ट करना हो फिनिश गुड्स का या फिर रॉ मटेरियल का, चाहे एक्सपोर्ट करना हो फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का, बस ट्रेड ही एक जरिया था एक दूसरे से कनेक्ट करने का. प्रोडक्शन जो है वो आपका लिमिटेड अपने बाउंड्री के भीतर ही होता था. बट क्या हुआ कि बाद में ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद आपका ये एमएनसीज का कॉन्सेप्ट आया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आई. यहाँ पे एमएनसीज का मतलब वैसी कंपनीज जो मल्टीपल कंट्री में ऑपरेट करे, उसको हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है उसको बोलते हैं. सो एमएनसीज इज अ कंपनी दैट ऑन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन एंड मोर देन वन कंट्रीज. इसकी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, ये क्या करती है कि ऑफिस सेटअप करती है, फैक्ट्री सेटअप करती है इन अ रीजन where they can find cheap labor and resources to keep production cost low and profit high.
ये वर्ल्ड में पहले स्कैन करती है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो क्या क्या चीज़ें हमें चीप में मिल सकती है, लेबर कहाँ चीप मिल सकता है, रॉ मटेरियल कहाँ चीप मिल सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो है वो अपने ऑफिसेस अपनी फैक्ट्री उस हिसाब से सेटअप करेंगे ताकि इनका क्या रहे, इनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो रहे और मार्जिन इसका काफ़ी ज़्यादा रहे, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा रहे। एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि एक लार्ज जो एमएनसीज हैं, ही और मतलब द एमएनसीज माइट डिज़ाइन इट प्रोडक्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, मैन्युफैक्चर कंपोनेंट इन चाइना, वो असेंबल कर सकती है इसका जो मैन्युफैक्चर कंपोनेंट है उसको मैक्सिको या फिर ईस्टर्न यूरोप में। ये कस्टमर जो केयर है वो प्रोवाइड कर सकता है थ्रू कॉल सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। दिस ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर कैन रिजल्ट 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द कंपनी। यानी कि एक कंपनी आपका वो उसने देख लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सस्ती हो सकती है, चीप हो सकता है, उसके हिसाब से वो चीज़ें कर रही है ऑपरेशंस। जैसे वो डिज़ाइन कर रही है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में, मैन्युफैक्चर कर रही है चाइना में, असेंबल उसको करवा रही है ईस्टर्न यूरोप और मैक्सिको में, और वो ये जो सारा डीलिंग हो रहा है, सारा जो आपका कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इंडिया के कॉल सेंटर से किया जा रहा है। इसके हिसाब से, इसके कारण से आपका ह्यूज जो है वो कॉस्ट सेविंग कंपनी जो है वो करती है और प्रॉफिट इसका फिर अच्छा निकल करके आता है। नाल सी इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। सो जब एमएनसीज पिक्चर में आ गई, जब जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल कंट्रीज में हो रहा है, तो क्या है कि ये सारा जो है मामला इंटरलिंक हो गया, ये प्रोडक्शन का प्रोसेस था। तो जो ये एमएनसीज है, दीज एमएनसीज यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड टू स्प्रेड एंड कंट्रोल दियर प्रोडक्शन अक्रॉस बॉर्डर। अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए एमएनसी जो है वो बहुत सारे मेथड्स का यूज करती है। वो क्या मेथड्स है? उसमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपका? जब मनी को स्पेंड किया जाता है टू बाय असेट्स लाइक आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। इफ एमएनसीज या इफ एनीवन स्पेंड टू बाय सम असेट, दीज एक्सपेंडिचर बेसिकली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। जब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एमएनसीज के द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बेसिकली अदर देन, अगर आप डोमेस्टिक कंट्री के बाहर कहीं कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे अगर रिलायंस है तो रिलायंस आपका अफ्रीका में कोई प्लांट लगाती है, कोई इन्वेस्ट करती है, कुछ वहाँ पे लैंड परचेज करती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, तो बाहर जैसे किसी भी अदर कंट्री में किया जाएगा जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, उसके इतर किसी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको कंसीडर करेंगे। दूसरा क्या कंट्रोल एक्सरसाइज और स्प्रेड करने का जो जरिया है एमएनसीज के द्वारा, वो है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या करती है ये कि एमएनसीज समटाइम सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनीज, प्रोवाइडिंग देम विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर मशीन्स। जैसे आपका देखो कोका कोला या फिर या पेप्सी वगैरह देखते हो इंडिया में, वो खुद वो आकर के नहीं बनाती, वो बर्न बेवरेज नाम की एक कंपनी है, वो उसके साथ पार्टनरशिप कर करके वो बनवाती है। बर्न बेवरेज क्या, इंडियन कंपनीज है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करेगी, बहुत सारी कंपनी आकर के इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेगी। तो इंडियन कंपनी कोई है जो एमएनसी है, वो जाकर के बाहर, जैसे मान लो कि रिलायंस है, वो अफ्रीका में जाकर के किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा और इसके थ्रू क्या है कि वो वहाँ पे उसको लोकल मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। तो वही कहा जा रहा है इसमें कि इससे दो फायदा होता है। एक तो आपका जो लोकल कंपनीज होती है, जो छोटी कंपनी होती है, उसको नई टेक्नोलॉजी मिलती है और साथ में उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी जो है वो मिल जाता है, बिकॉज अब एक एमएनसी, एक बड़ी एमएनसी ने उसके साथ जो है वो पार्टनरशिप की है, तो इस तरह से उसको नई मशीनें मिल जाती है। ये इसके कारण उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो दोनों को फायदा है इससे। एमएनसीज को क्या हुआ कि लोकल मार्केट में एक्सेस मिल गया और जो छोटी कंपनी थी उसको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल गया। तो दूसरा पार्टनरशिप हो गया और पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थर्ड जो आपका जो तरीका है एमएनसीज का, मेथड्स है, वो है बाइंग लोकल कंपनी। ये मोस्ट कॉमन रूट्स है जिसके थ्रू वहाँ पे लोकल मार्केट में सीधे एक्सेस जो है वो आपका हासिल कर लेती है। कौन? एमएनसीज जो है आपका, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि एक एमएनसी था आपका कारगिल फूड्स, उसने क्या किया कि बाय किया पारिक फूड, जो एक इंडियन कंपनी थी। इसके कारण से उसको तुरंत कंट्रोल गेन हुआ किस पे? एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया पे। इसकी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, किसकी? पारिक फूड की, इंडिया में, टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर। यानी कि पारिक फूड को अक्वायर करने से ये जो कारगिल फूड्स था वो डायरेक्टली क्या हो गई, वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट या लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर बन गई। कुछ नहीं किया इसने, या आकर के इसने मार्केटिंग की यहाँ पे नहीं, इसने सिर्फ क्या किया कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी थी, जो ऑलरेडी बहुत लार्ज नंबर पे यहाँ पे आपका प्रोडक्शन कर रही थी एडिबल ऑयल का, उसको क्या किया, सिर्फ इसने अक्वायर कर लिया।
इसको एक्वायर करने से इसका बिकॉज पहले से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था और बाकी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, तो इसको ये हासिल हो गई. So these are the methods through which these MNCs spread their businesses and control their businesses across the nation. फोर्थ क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉल प्रोड्यूसर. देखो क्या है कि मान लो कोई वुमन है लुधियाना में, वो क्या करती है कि उसको कोई बड़ी फुटबॉल कंपनी आती है, उसको बोलती है कि आप हमारा क्या करो, फुटबॉल बनाओ अपने घरों में, बट और मुझे दे दो. उस पर क्या करेगी ये ग्लोबल ब्रांड, वो आपका अपना स्टिकर लगा करके वो वापस से बेच देगी. तो ये स्मॉल जो है प्रोड्यूसर है, सारा मसला कॉस्ट कटिंग का है, ठीक है, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो सके. सो एमएनसीज क्या करती है, जैसे जो खास करके जो गारमेंट इंडस्ट्रीज में जो है, फुटवेयर इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट इंडस्ट्री में है, दीज इंडस्ट्रीज और दीज जो कंपनीज है वो अपने आइटम को प्लेस करती है विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो वर्ल्ड वाइज फैले होते हैं, और अपने प्रोडक्ट को सेल करती है अंडर दियर ऑन ब्रांड नेम्स. जो एग्जांपल है आपको वुमन इन लुधियाना का, कि वो आप एनसीईआरटी की बुक में देखो कि वुमन वहाँ पे बना रही है आपकी वो फुटबॉल्स वगैरह. तो इससे क्या हुआ है कि एक तो चीप लेबर मिल गया इसको, किसको, एमएनसी को, और इन्होंने बना करके दिया, लेकिन इस नाम अपना, ब्रांड अपना इन्होंने टैग कर दिया. तो ये आपका एक क्लियर एग्जाम्पल है किसका, इंटरलिंकिंग का, कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक. पूरा जो है वो एक तरह से वर्ल्ड जो है वो इंटरलिंक हो गया है. यही सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन का जो फीचर है वो है. तो फोर्थ आपने वो देख ली. अब हम लोग देखते हैं कि इंटरलिंकिंग हमने देख लिया, अब इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इंटरलिंकिंग ऑफ मार्केट आपने देखा कि कैसे एक दूसरे के साथ पूरा इंटरलिंक है, और वो 4 तरीके आपने देखे. अब है कि इंटीग्रेशन क्या है. तो फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बाय लिंकिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, एंड दिस प्रोसेस अकर थ्रू फॉलोइंग मैकेनिज्म. यानी कि ये जो इंटरलिंकिंग हुई, इट विल रिजल्ट टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी कि सारे मार्केट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, कनेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड. ये दोनों लगभग सिमिलर चीजें हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या है देखो, समझ लो, इसमें आपको पता चल जाएगा. तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, परफॉर्म होता है, वो इंश्योर होता है. फर्स्ट इसमें प्रोसेस है कनेक्टिंग मार्केट एंड मूविंग गुड्स. फॉरेन ट्रेड जो है एक्ट एज एन मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज, अलाउइंग गुड्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. ये जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, ये एक्ट करता है आपका मेन चैनल के रूप में. किस चीज का मेन चैनल के रूप में, टू कनेक्ट द कंट्रीज, टू कनेक्ट द गुड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड ट्रेवल दीज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये गुड जो है वो ट्रेवल करती है आपका. दिस क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर टू सेल देयर गुड्स नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट ऑल्सो इन द मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्री. ये आपको प्रोड्यूसर को भी फायदा करता है कि वो अपना गुड्स जो है वो सिर्फ अपने कंट्री में ना बेच करके वो बाकी कंट्रीज में भी वो सेल कर पा रहे हैं. और बायर को क्या फायदा होता है इससे, बायर आपका, फॉर बायर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपैंड द चॉइसेस अवेलेबल बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस. बायर को वैरायटी ऑफ जो है वो चॉइसेस मिल जाती है बहुत बड़ी मात्रा में जो है. अब आप शर्ट खरीदने जाओ, आपको बहुत सारे ब्रांड्स के शर्ट मिलेंगे, तो आपके लिए फायदा है ना कि आप किसी भी एक जो आपको अच्छा लगेगा वो चूज कर लो. अब एक ही ब्रांड का होता है या 2 ब्रांड का होता, तो क्या बायर को मजा आता? एज अ बायर आप खुद सोच के देखो, नहीं आता. सो दोनों के लिए फायदा है. प्रोड्यूसर के लिए क्या फायदा है कि उसको बहुत सारा मार्केट मिल गया अक्रॉस द वर्ल्ड. आपको बायर को क्या हो गया कि आपको बहुत सारा क्या होगा कि ब्रांड्स मिल गए, बहुत सारी कंपनीज मिल गई, जिसपे आप जो भी आपको चीप लगे, बेस्ट लगे, आप खरीद लो. ऑप्शंस आपके पास हैं. दूसरा तरीका है मार्केटिंग इंटीग्रेशन का, क्या प्रोसेस जो है या फिर मैकेनिज्म बोल सकते हैं उसको, प्राइस इक्वलाइजेशन का. अब क्या होता है देखो कि जैसे ही ट्रेड आपका ओपन होगा और ये गुड्स फ्रीली मूव करेगी अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द कंट्री, तो क्या होगा कि प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द 2 मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल. आपको ये जो सिमिलर गुड्स होंगे किसी भी कंट्री में, उसका जो है प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगा. नहीं होगा तो जो प्राइस, जिस कंपनी की प्राइस ज्यादा होगी उस ब्रांड्स की या उस कंपनी के उसके प्रोडक्ट की, वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा. तो उसको करना पड़ेगा अपने प्राइस को इक्वल, नहीं तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी. यही है प्राइस इक्वलाइजेशन. यानी दिस हैपन बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप फॉरेन गुड्स फोर्सेस डोमेस्टिक प्राइसेस टू अलाइन विद इंटरनेशनल रेट्स टू रिमेन कॉम्पिटिटिव. जैसे ही मान लो कि कोई टॉय इंडिया में आपका 100 रुपये में आपका, जैसे मान लो कि गणेश जी है या फिर कोई टॉय और है,
कोई होगा वैन का टॉय हो जाता है, या फिर कोई टेडी बियर है, इस तरह से 100 रुपीज़ में आपको मिल रही है। कोई चाइनीज़ कंपनी आकर के वही 30 रुपीज़ में सेल करना शुरू करती है। अब सोचो आपको इसके इक्वल लाना पड़ेगा प्राइस, इसका अराउंड ले आओ, 35 रुपीज़ कर दो, इसका मतलब ठीक है 33 कर दो, 32 कर दो, बट 100 रुपीज़ आप रखोगे तो आपको सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। फिर ये जो है वो डोमिनेट कर जाएगी, जैसे चाइनीज टॉय इंडस्ट्री ने किया डोमिनेशन इंडिया में, ठीक है, बहुत कम टाइम पे। तो ये जो है इट विल अल्टीमेटली लीड टू प्राइस इक्वलाइजेशन। ये आपका मार्केट इंटीग्रेशन इस तरह से होता है। इंस्टेंस आप एग्जांपल के लिए देखो कि व्हेन चाइनीज टॉयज, जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अभी, वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, दे वर चीपर देन इंडियन टॉयज। इसके कारण क्या हुआ कि ओवरऑल जो प्राइसेस थी टॉय की इंडियन मार्केट में वो ड्रॉप हुई। तो ये है प्राइस इक्वलाइजेशन के थ्रू इंटीग्रेशन होता है। द थर्ड इज डायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ बिजनेस कंपटीशन। प्रोड्यूसर इन 2 डिफरेंट कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर इवन दाउ दे वर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल। ठीक है, इवन कि वो अलग अलग कंट्रीज में प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, बट एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं एक दूसरे से हर कंट्री में जहां जहां उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बेनिफिट्स क्या होता है, इस कंपटीशन से कंज्यूमर को काफी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि 2 कंपनीज लड़ेगी, दोनों में प्राइस वॉर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस लोअर होगी उसकी। तो जब लोअर प्राइसेस मिलेगी किसको, कंज्यूमर को, तो उसको तो मजा आएगा ना। इवन कि जब कंपटीशन होगा तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, आपकी इंप्रूव होगी। चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस क्या है कि इट कैन निगेटिवली इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हु कैन नॉट मैच द कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। इन द केस ऑफ टॉय इंडस्ट्री जो आपने देखा अभी पीछे, इंडियन टॉय मेकर face losses and lost market share because Chinese toys were cheaper and offer new design। अब क्या है ना कि इस कंपटीशन से देखो हर चीज से फायदे और उसके नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आपका क्या है कि बेनिफिट्स क्या थे कि आपने देखा कि कंज्यूमर को काफी फायदा था, आपका ये सारी चीजें हो रही, प्रोड्यूसर को भी फायदा था, ठीक है। बट क्या है कि निगेटिव क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो प्रोड्यूसर आपका इस कंपटीशन को मैच नहीं कर पाएगा, जो प्रोड्यूसर 100 रुपीज से 30 रुपीज पे कॉस्ट नहीं मतलब कि ला पाएगा, क्योंकि उसका अब हो सकता है कि उसका कॉस्ट ही 40 रुपीज हो बनाने का, तो कहां से वो कॉम्पीट कर पाएगा? तो वो तो मर जाएगी ना कंपनी, वो नहीं कर पाएगी। इवन कि चलो क्वालिटी भी अगर मैच नहीं कर पाए कोई कंपनी, तो कंज्यूमर का क्या है कि उसको अच्छी क्वालिटी का जो चीज मिलेगा वो खरीदेगा, वो जाकर के क्यों समर स्टैंडर्ड वो खरीदे, नहीं खरीदेगा वो, ठीक है। तो इसके कारण से जो इंडियन टॉय जो आपका टॉय मेकर थे, टॉय इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसने काफी सफर किया ये जो चाइनीज टॉय जो जब इंडिया में आई उसके कारण से, क्योंकि वो लगातार जो है वो बहुत कम पैसे में भी दे रहे थे, चीपर था उसका प्रोडक्ट, और लगातार वो न्यू डिजाइन ऑफर कर रहे थे, तो हर बार नई वैरायटी का कुछ लेके आते थे वो। तो ये जो कंज्यूमर को वो है काफी अट्रैक्ट करता था। इन शॉर्ट अगर कहें, देन फॉरेन ट्रेड्स लीड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्रिएटिंग डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रोड्यूसर अक्रॉस द ग्लोब। सो इंटीग्रेशन हमने देखा, इंटरलिंकिंग हमने देखा, अब देखते हैं हम लोग इसको ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है? यही जो हमने देखा इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन, अगर इसका प्रोसेस रैपिड हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। वही बस उसकी रेट बढ़ जाए, इंटेंसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाए, देन दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। चीजें वही है सब। इट इज प्राइमरली ड्रिवन बाई एमएनसीज थ्रू इंक्रीज्ड फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो एमएनसीज होती है आपकी, उसके थ्रू ये प्राइमरली आपका जो है वो रन किया जाता है, ड्रिवन किया जाता है, वही लेकर के आती है आपका ग्लोबलाइजेशन। बट बियॉन्ड गुड्स एंड कैपिटल, आपने जो देखा आपका इंटरलिंकिंग में या फिर इंटीग्रेशन में जिसमें सिर्फ और गुड्स एंड कैपिटल की बात हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि कुछ डायमेंशन और भी इन्वॉल्व है। जैसे क्या है आपका मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मूवमेंट ऑफ पीपल भी इसमें आते हैं। बट मूवमेंट ऑफ पीपल आपका थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, जैसे आपको वीजा नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे कंट्रीज के। बट टेक्नोलॉजीज वगैरह ये सब बहुत रैपिडली जो है आपका वो मूव होगा, क्योंकि ये एमएनसीज के बीच होता है, तो उनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो आपको गुड्स भी इसमें ग्लोबलाइजेशन में आएगा, उसके मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट, पीपल का मूवमेंट, ये सारा मूवमेंट जो है इसमें आपका शामिल होगा। फैक्टर इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को जो है वो ड्राइव करते हैं, फिर रन करते हैं या फिर लेके आते हैं उसको? पहला है आपका टेक्नोलॉजी।
इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सच एज कंटेनर फॉर शिपिंग, एग्जाम्पल दे रहा है, हैव रिड्यूस्ड पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज डिलीवरी स्पीड। यानी कि जब टेक्नोलॉजीज आती है तो उससे क्या हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कोई टेक्नोलॉजी आई, जैसे कंटेनर्स आ गए अब शिपिंग के लिए, तो इससे क्या हुआ कि पोर्ट हैंडलिंग जो है वो उसका जो कॉस्ट था वो रिड्यूस हुआ, डिलीवरी की स्पीड जो है वो बढ़ी। तो जो प्रोडक्ट है एक जगह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत जो है वो फास्ट जाएगा। यानी कि किसी भी टेक्नोलॉजी के आने से जो आपका ये जो डिलीवरी है वो फास्ट हो रही है या कुछ और चीज़ें फास्ट हो रही है, तो उससे क्या होगा कि आपका ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा रैपिड जो है वो लेवल पे होगा। दूसरा है आपका आईसीटी या फिर आईटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेली कम्युनिकेशन जब आया, इंटरनेट जब आया, ई बैंकिंग आया, इसने क्या किया कि फैसिलिटेट किया किस चीज़ को, इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। यानी कि अब कंपनीज जो है वो आईटी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है और उसके बाद वहीं एक कंट्री में बैठ करके वहीं से इंस्ट्रक्शन देगी और यहाँ पे अपना जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे आपका देखो स्टोरी समझो, लंदन बेस्ड एक मैगजीन है, कोई भी मैगजीन आप उठा लो, ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी है कि लंदन में बैठी हुई है, वो क्या करती है कि ये जो मैगजीन कंपनी है लंदन वाली, ये डिज़ाइन करती है लंदन में बैठ करके, हो सकता है दिल्ली में भी डिज़ाइन कर ले बैठ के, और प्रिंट करती है इसको दिल्ली में। सो दिस मैगजीन कैन बी डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली, बट वो है कहाँ की, वो है लंदन की। दिस क्यों कैसे करेगी वो? तो सर टेक्स्ट इज सेंड विया इंटरनेट, इंस्ट्रक्शन आर गिवन ओवर द फोन एंड पेमेंट आर मेड थ्रू ई बैंकिंग। वो क्या करेगी, आपको इंस्ट्रक्शन देगी, किससे, इंटरनेट से, मतलब वो प्रिंट डिज़ाइन ये सारा जो है वो भेज देगी, फैक्स कर देगी या ईमेल कर देगी, जो भी है इंस्ट्रक्शन जो है वो फ़ोन पे बता देगी कि ये कर दो, पेमेंट जो होगा वो आपका ई बैंकिंग के थ्रू कर दिया जाएगा। तो सारा चीज़ तो हो गया। तो ये जो फ़ायदा हुआ आपका आईटी इंडस्ट्री को बूम करने से हुआ। तो टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड आईटी सेकेंड। सो थर्ड फैक्टर इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो आपका ये ट्रेड बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देती है अपने कंट्रीज़ में, जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, ताकि जो बाहर की कंपनी है वो फ्रीली जो है यहाँ पे आ सके और जो इकोनॉमिकली रन कर सके। जैसे क्या होता है कि ट्रेड बैरियर्स में आपका टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है। इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती है, नॉन टैरिफ बैरियर होता है, टैरिफ बैरियर होता है, वो समझेंगे बाद में हम लोग, फिलहाल इस पर फोकस करें आप। तो इम्पोर्ट जैसे क्या है कि अब चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ये टॉय का एग्जांपल ले लेते हैं। तो चाइना से ये टॉय आया तो ये 30 रुपीज़ का था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर 70 रुपीज़ क्या किया या फिर 80 रुपीज़ का किया कि इस पर टैक्स इम्पोज कर दिया। तो अब 30 रुपीज़ की टॉय आपका 110 की हो गई। इंडियन कंज्यूमर कितने में बेच रहा था, तो 100 रुपीज़ में बेच रहा था। तो अब क्या है कि चाइना की टॉय महंगी हो गई, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ने एक बैरियर क्रिएट किया, ट्रेड बैरियर क्रिएट किया थ्रू वोट, थ्रू इम्पोजिंग टैक्सेस। तो इसके कारण क्या होता है कि बाहर की जो कंपनी है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाती आपका जो जो डोमेस्टिक कंट्री होती है उसमें, मतलब उस कंट्री में। तो वो एक बैरियर का काम करता है उसके लिए। रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है कि कोटा लगाया जा सकती है कि आप तो इतना ही भेजोगे, आप 100 किलो से ज़्यादा नहीं भेज सकते, या फिर आप 100 पीसेस ऑफ टॉय से ज़्यादा नहीं भेज सकते। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। तो बेसिकली लिबरलाइजेशन वही प्रोसेस है कि जब आप रिमूव कर दो इन सारे ट्रेड बैरियर्स को और इन सारे रेस्ट्रिक्शन को जो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए हैं, लागू किए गए हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखो कि इंडिया जो है वो इंडिया प्रोडक्टेड इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो किसके थ्रू, विद बैरियर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद ही जो काफ़ी प्रोडक्टिव जो है इंडियन इकोनॉमी थी वो, क्योंकि हमारे ऊपर जो रूल किया था वो किसने किया था, एक ट्रेड कंपनी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो ट्रेडिंग के लिए आई थी। तो जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडियन को लग रहा था कि यार अब किसी ट्रेडिंग कंपनी को आने नहीं देना इधर, ठीक है। तो इसने काफ़ी सारे बैरियर्स लगा रखे थे पहले से, कि बहुत सारी बैरियर्स थे, वो हम लोग बात करेंगे एलपीजी रिफॉर्म पढ़ेंगे तो 1991 में क्या हुआ कि एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाया और अलाउ किया, इट अलाउज द इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट ग्लोबली। और इससे क्या हो रहा था कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी इसको प्रोटेक्ट करके रखती थी, एक बच्चे की तरह जैसे प्रोटेक्ट किया जाता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को क्या करती थी, प्रोटेक्ट करके रखती थी। उनको लगता था कि हो सकता है कम्पीट ना कर पाइए बाहर की कंपनी के साथ, क्योंकि अभी हम न्यू बॉर्न स्टेट हैं, बहुत ज़्यादा अभी मजबूत नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब 1991 का ये 90 का क्राइसिस आया आपका, जो भी देखेंगे हम लोग उस समय कि क्या बहुत तगड़े लेवल पे इंडिया जो है फंस गया था। वो बहुत, हमारे पास आपका जो एक्सपोर्ट करने के पैसे नहीं थे, बहुत कम थे। तो इसके कारण से जब
ये आपका IMF से कंसल्ट किया गया, तो IMF ने कुछ शर्त रखी कि आपको जो है वो अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाना पड़ेगा, तभी हम आपको पैसे देंगे, तभी आपको हेल्प करेंगे। तो इंडिया जो है वो उसने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाया और इंडियन कंज्यूमर को यहाँ पे अब होल दिया गया इंडियन मार्केट को कि आप अब compete करो, जो अभी आप तक हमने आपको प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब क्या है कि आपको compete करना पड़ेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, अगर आप जैसे किसी बच्चे को आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखोगे, बाहर की दुनिया आपको आप नहीं दिखाओगे, सिर्फ घर में रखोगे, तो वो कॉम्पिटिटिव उसकी जो क्वालिटी है, उसकी मेंटल क्वालिटी होगी, बाकी सारी चीज़ें जो होगी, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली आप इतना समझ लो कि 1991 में ये लिबरलाइजेशन का प्रोसेस आया और इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो प्रोटेक्शन पहले था उसको क्या किया, कंपनी को अब आज़ाद कर दिया कि लड़ो अब मरो जा करके, आप ग्लोबल मार्केट में बचोगे, ठीक है, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बचोगे, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। तो अब देखो, जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन आएगा तो एक चीज़ आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सामने आएगा, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेड के आपका सेक्टर में काम करती है, इसको मैनेज करती है। सो WTO इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड एंड एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेड रूल्स। तो ये जो आपका बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, बेसिकली ओवरऑल जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं एमंग द कंट्रीज, उसको रिड्यूस करने का काम करती है। और जो ग्लोबल ट्रेड रूल है उसको जो है वो एस्टेब्लिश करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी सारे हैं आपके, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसने तो अपना बैरियर्स जो है वो रिमूव कर दिया, वो कर देती हैं बेसिकली WTO रूल्स के अकॉर्डिंग। बट जो डेवलप कंट्रीज होती हैं जैसे US वगैरह, ये अब बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे हैव ऑफन अनफेयरली जो है वो रिटेन देम। वो ज़्यादातर जो है वो किसी तरीके से, चाहे वो क्वालिटी का इशू लगा करके या बाकी सारे इशू का लगा करके जो है वो ये नहीं हटाती, या कुछ टेक्निकलिटीज में वो फंसा देती है इस मैटर को। जैसे आप ट्रंप को देखते हो, 500 टैरिफ, 200% टैरिफ, 50% टैरिफ, सब पे टैरिफ लगाता रहता है वो। आप समझो, अगर उस पर कोई टैरिफ लगा दे तो वो पागल हो जाए। तो ये सारी चीज़, ये डेवलप कंट्री का एक तरह से आप कह सकते हो कि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये आपका जो फॉरेन जो ट्रेड होता है उसमें। तो ये टसल जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा चलता रहता है। कभी इंडिया उस पर कुछ इम्पोज कर देता है, कभी इंडिया पे कुछ इम्पोज हो जाता है, कभी और कंट्री कुछ करती है, कभी वो कंट्री कुछ करती है। ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए देखो आप कि US गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है मैसिव सब्सिडी। आपका जो एग्रीकल्चर सब्सिडी वाला चलता रहता है वहाँ पे जो लड़ाई, खास करके जो डेवलपिंग और डेवलप नेशन के बीच में, इंडिया और US के बीच में तो चलता ही रहता है वो, कि आप सब्सिडी कम दो, वो बोलती है कि नहीं भाई हम तो देंगे इंडिया को, मतलब देखेंगे वो सब। सिंपल आप ये समझ लो कि US गवर्नमेंट जो है वो अपने जो फार्मर हैं वो उसको बहुत ह्यूज जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फार्मर भी बहुत कम है वहाँ पे, इंडिया में फार्मर बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो बहुत अच्छी खासी सब्सिडी देती है। और इसके कारण क्या होता है कि उनका जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी लो कॉस्ट पे होता है, और इसके कारण वो एबनॉर्मली काफ़ी लो प्राइसेस पे उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर पाती है, विच हर्ट्स फार्मर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। जब क्या करोगे कि फार्मर का कॉस्ट मान लो कि 100 रुपीज़ आ रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि हम आपको 70 रुपीज़ जो है वो सब्सिडी देते हैं, इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया, 30 रुपीज़ हो गया। इंडियन फार्मर का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, इसका भी मान लो कि 100 रुपीज़ है। इंडियन गवर्नमेंट ने मान लो कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इसने क्या किया कि 30 रुपीज़ सब्सिडी दी, 40 रुपीज़ सब्सिडी दी। स्टिल इंडिया का प्राइस आपका 60 रुपीज़ है फार्मर का, आपका इसका 30 रुपीज़ है। ये इवन की इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी, आप 10% मान लो कि इसका कुछ ये कॉस्ट वॉस्ट आया आपका ट्रांसपोर्ट का, फिर भी ये 40 रुपीज़ के आसपास आएगी, तब भी इंडियन प्रोडक्ट से ज़्यादा चीप है। और अगर इंडियन मार्केट में आकर के 40 रुपीज़ में बेचती है तो कंज्यूमर हमेशा जो है वो जो सस्ती चीज़ें होगी उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके कारण से इंडियन फार्मर को लॉस होता है। तो ये जो है वो टसल, ये WTO का में जो है वो आपका डेवलप और डेवलपिंग कंट्री का जो नॉर्थ साउथ डिवीज़न है, वो हमेशा आपको वहाँ पे जो टसल जो है उसके बीच में देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का हुआ इंडिया पे वो देख लेते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों रहे होंगे, तो पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोज को देख लेते हैं। तो इफेक्ट्स जो है वो जो ग्लोबलाइजेशन के हुए हैं इंडिया पे, वो यूनिफॉर्म नहीं हुए हैं अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो हर सेक्शन पे डिफरेंटली जो है इसने इम्पैक्ट किया है। फर्स्ट, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखो। सो जो अर्बन कंज्यूमर्स थे, जो वेल ऑफ कंज्यूमर्स हैं, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रेटर चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट, improved quality of product and lower prices of product. It leads to higher standard of living. यानी कि जो अर्बन कंज्यूमर्स थे, जिनके पास थोड़ा सा पैसा था, जो अपर मिडिल क्लास था, रिच क्लास था,
वो लार्जली इससे क्या हुआ कि बेनिफिट हुए, क्योंकि उनके पास अब चॉइस बहुत ज़्यादा, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं प्रोडक्ट्स की, क्वालिटी उसको अच्छी मिल रही है और ये लोअर प्राइसेस से मिल रही है, तो इनको फायदा हुआ है, जिसके कारण इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ओवरऑल इंडिया में ग्लोबलाइजेशन ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव ही किया है। कंज्यूमर को हमेशा फायदा होता है, इतना ध्यान रखो आप, चाहे वो किसी भी क्लास का कंज्यूमर हो। इम्पैक्ट ऑन लार्ज इंडियन कंपनीज क्या हुआ, तो जो लार्ज इंडियन कंपनीज थी दे हैव मेजरली बेनिफिटेड फ्रॉम कंपटीशन बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक टाटा, आप देख लो, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस हो गया, रनबैक्सी हो गया, इवन कि ये अब एमएनसीज जो है वो बन गई है, ये दूसरी कंपनी में जाकर के कंपनीज को एक्वायर कर रही है, वहाँ अपने अपने प्रोडक्ट भी सेल कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो जो बड़ी कंपनीज थी जिनके पास कैपिटल बेसिकली था, तो वो कंपटीशन से उनको फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि उनके पास आपका कैपिटल था इन्वेस्ट करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज में R&D करने के लिए, तो उनको लार्ज कंपनी को फायदा हुआ। स्मॉल कंपनी को कैसे नुकसान वगैरह होगा देखेंगे। इसने क्या किया, कंट्रीज को कैसे फायदा किया, इसने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, FDI वगैरह जो है वो इस प्रोसेस ने, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसने जो है वो लीड किया इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि खास करके SEZ को क्रिएट किया है इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, टैक्स एग्जम्पशन दिए जाते हैं फॉर 5 ईयर्स, किसको, फॉरेन कंपनीज को, एंड दे हैव ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज परमिटिंग कंपनी टू हायर वर्कफोर्स फॉर शॉर्ट पीरियड टू रिड्यूस दियर कॉस्ट। बेसिकली एक स्पेशल जोन बना दिया गया जहाँ पे इनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं आपके फॉरेन कंपनीज को कि आप यहाँ पे आओ, प्रोड्यूस करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट करती है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। डाउन साइड क्या हुआ है, नेगेटिव साइड, हमने पॉजिटिव तो देख लिया। स्मॉल प्रोड्यूसर को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो बैटरी वाली थी, कैपेसिटर वाली थी, प्लास्टिक टॉयज, जिसको अब पहले गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके रखा था, जो सर्वाइव कर पा रही थी, नाउ दे हैव बिन हिट हार्ड बाय कंपटीशन, सेवरल यूनिट्स हैव शट डाउन, लिविंग मिलियंस पीपल जॉबलेस। जो आपकी छोटी छोटी जो ये सारी थी वो कॉम्पीट नहीं कर पाई, वो आपका इससे जो क्वालिटी के साथ ये हो या प्राइसेस के साथ वो कंपटीशन नहीं कर पाने के कारण क्या हो गया कि वो या तो बंद हो गया, और बंद हुआ जब तो बहुत सारे लोगों की जो है उसमें जॉब गई। जैसे रवि की स्टोरी देखो, रवि क्या था, एक कैपेसिटर मैन्युफैक्चरर था आपका तमिलनाडु में, एंड ही सॉ हिज बिजनेसेस कोलैप्स व्हेन गवर्नमेंट रिमूव्ड इम्पोर्ट, आपका जो आपका रिस्ट्रिक्शन था 2001 में, जब इसने कैपेसिटर इंडस्ट्री से आपका इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने आपका लिफ्ट कर लिया, हटा लिया, तब ये जो इसका जो है वो क्लाइंट जो है वो स्विच कर गए चीपर इम्पोर्टेड कंपोनेंट की तरफ, जो चाइना से आ रहा था या बाकी कंट्रीज से आ रही थी, उसको वो खरीदने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब इसके कैपेसिटर जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए थे, तो इसका जो है वो धंधा बंद हो गया। वर्कर्स एंड अनसर्टेनिटी, यानी जो वर्कर्स छोटे छोटे थे उसमें जो है वो आपका जो प्रॉब्लम हुआ है, जैसे क्या है कि कंपटीशन हैज़ मेड जॉब इनसिक्योर, मोस्ट एम्प्लॉयर नाउ प्रीफर फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, मीनिंग वर्कर कैन बी हायर्ड और फायर्ड बेस्ड ऑन डिमांड। ये जो अनसर्टेनिटी आई है वर्कफोर्स में उसके हायरिंग को लेकर के, या फिर उसका जो टेन्योर ऑफ जॉब था वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जैसे डिमांड कभी बहुत ज़्यादा सर्च कर जाती है, कभी लो कर जाती है, तो कंपनीज के लिए भी क्या है कि अब वो परमानेंट जो है वो लंबे समय तक कि हाँ भाई आपको परमानेंटली आपको हायर कर लेंगे, ये फायदे का चीज़ नहीं रह गया है। तो वो क्या कहती है, कंपनी भी चाहती है कि जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो तब हम आपको लार्ज लेबर, मतलब कि नंबर ऑफ लेबर जो है वो हायर कर ले, जब डिमांड कम हो तो इस नंबर को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए थ्रू फायरिंग। तो ये जो हायरिंग और फायरिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, जिसके कारण से ये जो जॉब है वो काफ़ी इनसिक्योर हो गई है। सुशीला की स्टोरी देख लो, सुशीला जो है वो एक गारमेंट वर्कर है दिल्ली में, who once had permanent job with benefits, कुछ बेनिफिट्स उसको मिलते, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स था, बाकी सारे जो बेनिफिट्स थे, हो सकता है उसकी सैलरी अच्छी हो, परमानेंट जॉब तो था ही पहले, बट नाउ वर्क एज अ टेम्पररी वर्कर 30 किलोमीटर फ्रॉम हर होम विथ नो बेनिफिट्स, लोअर वेजेस एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग आवर टू मेक इन मीट। ठीक है, अगर मान लो कि ये जो सारे जो लेबर्स है उसको आप लंबे लंबे घंटे तक काम कर पाओगे, बहुत ज़्यादा समय तक, उसके बाद उसको वेज भी आप कम दे रहे हो, बेनिफिट्स भी आप बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हो, हॉलीडेज वगैरह भी नहीं मिलती थी, हमने जो देखा था ऑर्गेनाइज वाला जो क्लासिफिकेशन था। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये जो वर्कर्स थे, छोटे मोटे वर्कर्स, इनके जॉब को काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है। तो छोटे लोगों को, छोटे जो गरीब लोग हैं बेसिकली, या छोटी कंपनीज हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, और जो बड़ी कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हुआ है, कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है कि सबको वैसा ग्लोबलाइजेशन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को जो है वो
उसके लिए फ़ायदा पहुंचाए, उसको बेनिफिट करे. So fair globalization would create opportunity for all and ensure benefits and shared better. रोल ऑफ गवर्नमेंट इसमें क्या होना चाहिए? तो गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट लेबर लॉज इफेक्टिवली, सपोर्ट अ स्मॉल प्रोड्यूसर एंड यूज ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर व्हेन नेसेसरी. यानी कि गवर्नमेंट को जो लॉज हैं ये जो फेयर ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए वो थोड़े से इफेक्टिवली लागू करने चाहिए. जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए. और जब अगर ज़रूरत पड़े, when it feels necessary, then government should impose such trade and investment barriers to the MNCs, to the foreign companies, to protect these small producers. इंटरनेशनल एक्शंस क्या होना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं शुड अलाइन टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड नेशंस एट द WTO. ये जो आपका जो डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच जो टसल है, उसमें अगर डेवलप कंट्रीज को थोड़ा सा एज पाना है, डेवलपिंग कंट्रीज को एज पाना है, हम तो इंडिया के साइड से बोलेंगे ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा. जैसे ब्रिक्स वगैरह जो फॉरम है वो अभी ऊपर आए हैं इसी रीजन की वजह से. उसमें डेवलपिंग कंट्रीज खास करके वो लड़ रही है जाकर के यहाँ पे. आपका पीपल्स जो है वो मैसिव कैंपेन जो कर सकते हैं यहाँ पे तो करें वो जा करके, और इसने काफ़ी जो है वो हेल्प भी किया है. सो मैसिव कैंपेन्स बाय पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रीवियसली इन्फ्लुएंस्ड WTO डिसीजंस शोइंग द सिटीजन्स कैन प्ले रोल इन स्ट्रगल फॉर फेयरनेस. जो NGOs हैं आपका, जो सिविल सोसाइटी है, ये सारे लोग अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पहले किया है तो, ताकि WTO के डिसीजंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो. ये सारी चीज़ें कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी फेसेड प्रोसेस दैट हैज़ फंडामेंटली इंटीग्रेटेड द इंडियन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. while it has brought immense benefit to urban consumer and large scale corporation through technology choices and lower prices, it has also created a harsh environment for a small scale producer and worker. जो हमने यहाँ पे देखा, यानी कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो है वो ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इसने क्या किया है कि इंडियन मार्केट को इंटीग्रेट किया है, इंटरलिंक किया है किसके साथ? वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, जिससे कुछ लोगों को फायदा हुआ है, जैसे आपका लार्ज स्केल कॉर्पोरेशन थे उसको, और जो आपका जो वेल ऑफ कंज्यूमर थे उसको. बट साथ में साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसने हार्श एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, नुकसान किया है किसको? स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर था और वर्कर्स था, जो हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में. द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया डिपेंड्स ऑन अचीविंग एज अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कितना फेयर होता है उस पर डिपेंड करेगा इंडिया का जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा वो. वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रूल्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वल्नरेबल and ensure that gains of progress are not confined to the privileged few. यानी कि ये जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है ये इंश्योर करने पे इंडिया का डेवलपमेंट पाथ जो है वो डिसाइड होगा फ्यूचर का. और इसके बाद आपको गवर्नमेंट पॉलिसी को इंश्योर करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए जो वनरेबल सेक्शन है उसके राइट्स को, ताकि ये जो इससे फ़ायदा होगा ग्लोबलाइजेशन का वो कुछ हाथों में सिमट कर ना रह जाए, वो लार्जर जो सेक्शन ऑफ पीपल है वहाँ तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. तो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.